तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है। थोड़ा बहुत मैंने आपको एटॉमिक रेडिया के बारे में बताया था, लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होगा कि लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। बाकी मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई है और मैं उसके डिस्क्रिप्शन में जो पिछला वाला वीडियो हो उसमें उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब जब हम बात करते हैं इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक और टॉपिक है मेटालिक रेडियस। तो जब हम मेटालिक रेडियस की बात करेंगे, मेटालिक रेडियस एक्चुअल में होती क्या है, तो मेटालिक बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो मेटालिक बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल मेटालिक बॉन्डिंग होती क्या है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से मेलाइबल नेचर होता है, डक्टाइल नेचर होता है, उनकी वायर्स बना सकते हैं आप उनकी। ठीक है, तो जो मेटालिक बॉन्डिंग है उसी की वजह से हो पाता है, क्योंकि मेटालिक जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एक्चुअल में वो होगी किस तरह से, उसी के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ज्यादातर हम केस में क्या देखते हैं मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, more the unpaired electrons, more the unpaired electron in a metal more strong its metallic bonding। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आयरन का आपने एग्जांपल लिया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3d6 4s2। तो अगर आप इसमें d इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, d इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके पास 1 2 3 4 5, इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है डी सब सेल के अंदर। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब हम जो मेटलिक बॉन्डिंग बनेगी, मेटलिक बॉन्डिंग ऐसा तो नहीं कि एक मेटल के बीच में बनेगी, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ क्या बनाएगा, इस तरह की बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस मेटल के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल के अंदर, जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैप करते हैं दूसरे मेटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग मेटलिक फोर्स बनता है। और स्ट्रॉन्ग मेटलिक फोर्स बनने की वजह से आपने देखा है जो आयरन है हार्ड नेचर होता है उसका, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किस वजह से होता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे कहने लगूं भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी, अब यही क्यों नहीं है हार्ड, मरकरी तो केवल लिक्विड होता है। क्यों होता है जिंक कैडमियम, अगर पूछने लगे भाई आपसे कि जो मरकरी वो लिक्विड क्यों होता है, तो वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मरकरी के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कैडमियम भी सॉफ्ट होता है, जिंक भी सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वीक मेटलिक बॉन्डिंग होती है। और वो वीक मेटलिक बॉन्डिंग किस वजह से हो पाती है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, मेटलिक बॉन्डिंग होगी। अब इसमें एक चीज और भी आपको याद रखनी है कि देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज इतनी स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं बनाएगा, मैग्नीज में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो मैग्नीज का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 3d5 4s2 आ गई, तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो और भी ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैग्नीज के पास क्या होते हैं, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। आप इसकी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैग्नीज फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग नहीं बनाता। आप कहेंगे सर क्यों नहीं बनाता, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि इनके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका पहले से कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फील्ड समझते हो ना, डी के अंदर 10 आती है मैक्सिमम, इसके पास कितने 5 है। तो ये जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके पास है, तो क्यों वो स्ट्रॉन्ग दूसरे मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो उसके साथ जो मेटल बॉन्डिंग वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी का अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब कहीं क्रोमियम का केस आप ना ले लें, तो क्रोमियम के पास कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना 4s के पास, इसमें 4s के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पहले से क्या फुल फील्ड है। डी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कैसा हाफ फील्ड है। इस वजह से मैग्नीज जो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं, वो वीक मेटलिक बॉन्डिंग बनाता है। नोट डाउन कीजिए इसे।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि सभी सॉलिड्स होते हैं मेटल्स, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात होनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड जो सॉलिड हो तो क्या होता है, मेल्ट ही होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है हीट ऑफ एटमोजिशन। हीट ऑफ एटमोजिशन क्या है, जिसकी हीट ऑफ एटमोजिशन क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वो बात आती है हीट ऑफ एटमोजिशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to change 1 mole of substance into gaseous atom। तो जो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है किसी भी सब्सटेंस को उसके गैसेस एटम में चेंज करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, हीट ऑफ एटमोजिशन कहते हैं। हीट ऑफ एटमोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आती है, डायरेक्टली आती है मेटालिक बॉन्डिंग की, यानी जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी उसकी हीट ऑफ एटमोजिशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसके अंदर वीक होगी उसकी क्या होगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जिंक कैडमियम मरकरी हैव लो हीट ऑफ एटमोजिशन, तो आप क्या बताएंगे, लो हीट ऑफ एटमोजिशन क्यों है, क्योंकि उनके बीच में मेटल बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। और रीजन क्या है उसका, क्यों उनके पास मेटल बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसलिए जिंक कैडमियम जो मरकरी है उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनके पास जो हीट ऑफ एटमोजिशन है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है उनकी। ठीक है ना, लो हीट ऑफ एटमोजिशन होती है किसकी, जिंक कैडमियम और मरकरी है लो हीट ऑफ एटमोजिशन। ठीक है, अगर हम पॉइंट देखें इसमें कुछ पॉइंट्स पे अगर हम बात करते हैं और हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, पहले तो क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की बात करें 3d1 3d2 4s2, फिर क्या आएगा 4s2 3d2 4s2, फिर इसका होगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम की अगर मैं बात करता हूँ 3d3 4s2 और 3d5 4s1 और 3d5 4s2, तो इस तरह से आता है। तो पहले जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इनिशियली क्या होगा, मतलब जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फिर एक साथ डिप आएगी, यानी कि जैसे जैसे आप स्कैंडियम ले लिया आपने, या आपने उसके बाद क्या लिया है, टाइटेनियम ले लिया, वेनेडियम ले लिया, फिर क्या हो जाएगा क्रोमियम, लेकिन एक साथ जब मैग्नीज की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फिर आयरन की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, जो मैंगनीज की मेटलिक बॉन्डिंग वो क्या होती है, वीक होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, इसके अंदर 2, इसमें 3, इसमें 5, तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे मैग्नीज के केस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक रह जाती है। अब ऐसे अगर हम केस ले किसका, जिंक का भी तो क्या रह जाता है, कम रह जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है जिंक का मेल्टिंग पॉइंट लो, क्योंकि उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मेटल बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। तो एक चीज आपको क्लियर करने नहीं है कि मैग्नीज हुआ,
या टीसी हुआ टेक्नीशियम, इनका एबनॉर्मली क्या होता है, एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। अब आपसे कोई पूछने लगे भाई लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है इसका, तो पॉइंट क्लियर है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से रहेगा क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते होंगे तो सही, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, आप लिख सकते हैं इनका कैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रह जाता है, लो रह जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं आज, किसके बारे में, मेटलिक बॉन्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, लेकिन क्यों, तो देखो एक चीज जो सबसे पहले जरूरी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये चीज अब आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों जरूरी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये पॉइंट आपके माइंड में वैसे क्लियर होना चाहिए क्यों होती है। मैंने आपको पहले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रखा है, वहां पर आपने हाइब्रिडेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड करते थे वो कैसे फिल्ड करते थे, डी ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन फिल्ड किए जाते थे। जिस मेटल के पास ज्यादा डी ऑर्बिटल है वो उतना ही ज्यादा सुटेबल होता था क्या बनाने के लिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऐसा हो रहा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो इसलिए उनके अंदर किसी टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। दूसरा क्या आएगा, हाई चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या होता है, इनकी जो चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, हाई। अब चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज अपॉन में साइज। तो आप जानते हैं जो इनका चार्ज तो क्या होता है, हाई होता है, लेकिन साइज क्या होता है, छोटा होता है। लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है, वो उसी मेटल आयन के पास ज्यादा अप्रोच करेगी जिसके पास क्या होगा, ज्यादा चार्ज होगा। तो इसीलिए क्या हो सकता है, उसके ऊपर अटैक कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने में हमें क्या होगी, हेल्प मिलेगी। तीसरा क्या कह सकते हैं आप इसके लिए, ड्यू टू द स्मॉल साइज। जितना ज्यादा स्मॉल साइज रहेगा उतना ही लिगेंड क्या रहेगा, लिगेंड ज्यादा अप्रोच करेगा मेटल आयन की तरफ और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कॉम्प्लेक्स बनाना मैंने आपको पहले से कहा रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है 3 वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी और ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किस वजह से होती है ट्रांजिशन मेटल्स के पास। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मैग्नेटिक करेक्टर। जब हम मैग्नेटिक करेक्टर की बात करते हैं, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। और आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक करेक्टर शो नहीं करेंगे। पैरामैग्नेटिक नेचर किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है।
तो आप जानते हैं जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक होता है। ये चीजें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो बस जो बतानी थी मैंने आपको बता दिया है इसको। और अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, एक बार दोबारा लिख देता। ये फॉर्मूला है √n n+2। n क्या है इसमें पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए इसे, अब आते हैं इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर ड्यू टू द डीडी ट्रांजिशन। अगर आपको डीडी ट्रांजिशन नहीं पता तो वो मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है, एक बार आप वीडियो देख लेना कलर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो हमें चीज समझ में आ जाएंगी डीडी ट्रांजिशन किस वजह से होता है। अब सर डीडी ट्रांजिशन होता क्या है, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल due to the presence of unpaired electrons। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही क्या कर पाते, डीडी ट्रांजिशन कर पाते हैं, और इस वजह से ज्यादातर कैसा नेचर होता है, इनका कलर्ड नेचर होता है। यानी ज्यादातर जो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेगा वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। और किस वजह से कलर्ड होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि Zn2 पॉजिटिव कलर नहीं होता, तो कलर क्यों नहीं है Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव कलर इस वजह से नहीं है क्योंकि 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल के अंदर। आपसे कहा जाए Sc3 पॉजिटिव कलर नहीं होता तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी सब सेल के अंदर, जिसकी वजह से डीडी ट्रांजिशन कर सके। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, जैसे आप पूछ Cu पॉजिटिव कलर नहीं होता तो क्या रीजन आएगा, इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, डीडी ट्रांजिशन हो जाए। तो पहली चीज क्या है कि जो कंपाउंड है, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके पास एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सके, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सके और जो कंपाउंड है वो क्या हो जाए, कलर हो जाए। तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं कि कलर का क्या रीजन है। मैग्नेटिक करेक्टर बता दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको बता दिया है मैंने, इसे बताया है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और मेटेलिक करेक्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको पढ़ना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। स्मॉल साइज एटम्स होते क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो मैं क्लियर करने वाला हूं। स्मॉल साइज एटम्स लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर ऑक्युपाइड space present on the transition metal surface। होता क्या है, स्मॉल साइज एटम्स लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर ऑक्युपाइड द स्पेस प्रेजेंट ऑन द ट्रांजिशन मेटल सरफेस।
तो ट्रांसमेटल सरफेस पर जो भी स्मॉल स्पेस होता है उसे कौन ऑक्युपाइड कर लेता है, स्मॉल साइज के एटम्स लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो उससे क्या होगा, दे आर फाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्री इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते, क्योंकि उनकी सरफेस पर क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, स्पेस होता है, जिनको ये मेटल क्या कर सकते हैं, इजीली ऑक्युपाई कर सकते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक। नॉन स्टिक्योमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे आप बहुत से कंपाउंड पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा CaH2, तो इसमें कैल्शियम क्या है 1 है और हाइड्रोजन एटम किसमें 2 है, लेकिन नॉन इसका जो नेचर है वो कैसा है, स्टिक्योमेट्रिक है, यानी इसमें जो रेशियो आ रहा है वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने क्या ले लिया TiH1.8, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइटेनियम पर मोल टाइटेनियम के पास कितने हाइड्रोजन है 1.8 है, तो जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में आ गया। और इसी का मतलब क्या होता है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक नेचर, यानी कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं जनरली उनका नेचर कैसा होता है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक होता है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो रेशियो आएगा दोनों एटम्स का जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो फ्रैक्शन में रहेगा, इनके केस में फ्रैक्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है देखो, पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, दे आर हार्ड इन नेचर। दूसरा क्या आएगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्या आएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हार्ड क्या है, इनका नेचर है। दे आर इनर्ट इन नेचर, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, इनर्ट होता है। तो मैंने आपको बता दिया है किसके बारे में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बता दिया है, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो आज की वीडियो में आपको इतनी ही चीजें बता रहा हूँ, फिर इसमें कुछ चीजें रह जाएंगी, ऑक्सीडेशन नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी के बारे में थोड़ा छोटा सा टॉपिक एक लाइन के मान लो, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो इन्हीं 20 से 25 मिनट का और ये टॉपिक रह रहा है, तो उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जितना कि CBSE ने इस ईयर के लिए रखा है। बाकी मैं आपको पूरा ही चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है नीट के लिए भी, मेंस के लिए। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने आज चीजें करवाई, और इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते दीजिए।